Hello everyone, I Ekta Pandey and you are watching Law Putra YouTube channel. So today we will discuss section 17 to section 21 of Indian Evidence Act 1872. Now what is section 17? Section 17 of Indian Evidence Act 1872 deal with the admission. What is admission? Admission is a kind of statement. What is admission? एडमिशन इज अ काइंड ऑफ स्टेटमेंट जो कि तीन तरीके से हो सकता है। पहला ओरल, दूसरा डॉक्यूमेंट, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक के फॉर्म में। किस किस फॉर्म में? ओरल, डॉक्यूमेंट एंड थर्ड वन इज इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है। एडमिशन क्यों जरूरी है? टू नो दी रिलेवेंट फैक्ट एंड इश्यूज, एडमिशन इज इंपॉर्टेंट। कोर्ट में एडमिशन तभी एडमिसिबल होगा जब फैक्ट एंड इश्यूज आर रेलेवेंट। जब फैक्ट एंड इश्यूज क्या होंगे? रेलेवेंट होंगे। नाउ फिर वी कैन अंडरस्टैंड एडमिशन थ्रू एन इलस्ट्रेशन। व्हाट इज एडमिशन? बेसिकली एडमिशन होता है क्रिमिनल केसेस के लिए, नहीं सिविल केसेस के लिए। और जहाँ क्रिमिनल केसेस होते हैं वहां कन्फेशन होता है। ठीक है। बिकॉज इफ आई एम अ गिल्ट पर्सन, व्हाई वुड आई एक्सेप्ट that I had committed such and such crime? किसी को भी अपनी जान प्यारी है, why someone accept? So admission दो टाइप से होता है। पहला होता है जुडिशियल एडमिशन एंड सेकेंड वन इज इनफॉर्मल और कैजुअल एडमिशन। जुडिशियल एडमिशन वो एडमिशन है जहां पे कोर्ट के प्रोसीडिंग के सामने रिलेवेंट फैक्ट एंड इश्यूज को एक्सेप्ट किया जाए। दैट इज जुडिशियल प्रोसीडिंग, दैट इज जुडिशियल एडमिशन, सॉरी। एंड जब कैजुअल मीट में फैक्ट एंड इश्यूज एक्सेप्ट की जाए वाइल विथ योर फ्रेंड्स, दैट कम्स अंडर कैजुअल और इनफॉर्मल एडमिशन। एडमिशन में कभी भी गिल्ट का एक्सेप्टेंस नहीं होता है। अगर गिल्ट का डायरेक्ट एक्सेप्टेंस होगा तो वो कन्फेशन हो जाता है। फाइन। लाइक वी कैन अंडरस्टैंड इलस्ट्रेशन। ए एंड बी वर टू फ्रेंड्स, दे वेंट इन अ हाउस टू स्टे इन द नाइट। व्हाइल व्हेन बी wake up in the morning, he found कि he was dead. B instantly ran away. And these people around the society were also not aware that there were two people in the house. Now if B accept the fact that yes, he was there in the night with A, that is admission. Because यहाँ हमें फैक्ट पता चल रहा है ना कि हाँ अच्छा रात में दो लोग थे, एक लोग नहीं थे, दो लोग थे। यहाँ हमें फैक्ट का पता चल रहा है कि अच्छा ऐसा ऐसा चीजें थी। ठीक है। तो यहाँ फैक्ट का पता चला तो ये क्या हो जाएगा? एडमिशन। और जब बी ये एक्सेप्ट करता है कि नहीं मैंने ए को मारा है, वो क्या हो जाएगा? कन्फेशन। क्योंकि यहाँ तो चीजें फिर सामने, हाँ उसने अपने गिल्ट को यहाँ एक्सेप्ट किया ना, तो ये क्या हो जाएगा? कन्फेशन। अब इससे हम बहुत ही फेमस केस था डीएसपी करके, रैम्पिंग 1964 का बहुत फेमस केस था। इसमें ये फैक्ट हेल्ड हुआ था कि एक पर्सन एक्यूज था, उसने अपनी नौकरानी को मार दिया था। अब उसने एक लेटर लिखा, जिस लेटर में उसने सारे अपने जो इवेंट और इंसिडेंट थे उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ मुझसे ऐसे ऐसे हुआ था, मैंने अपनी नौकरानी को मार दिया ना। वो लेटर जब वो पोस्ट करता है तो उसकी पत्नी को ना मिलके किसी तीसरे इंसान को मिल जाता है। वो तीसरा इंसान उस लेटर को कोर्ट में पेश कर देता है, तब वो लेटर एडमिसिबल हो जाएगा in the favor of that accused person, or he would be liable for the committed act. ठीक है। Now moving to section 18. section 17 समझ लिया हमने। एडमिशन की बात करता है जिसमें हम लोगों को एडमिशन क्यों जरूरी है? फैक्ट एंड इश्यूज के लिए रेलेवेंट होता है, सिविल केसेस में होता है। ओके। नाउ सेक्शन 18. Section 18 basically deal with the list of parties where admission are relevant. मतलब कहाँ कहाँ जो एडमिशन है वो रिलेवेंट होगा। पहला, पार्टीज टू दी सूट, व्हेन देयर आर मोर देन टू पार्टीज। ठीक है। एंड वन पार्टी
given statement against the other party, then that would be admissible in court and relevant. Parties to the suit मतलब जब दो लोग हैं एक केस में और एक पार्टी दूसरे के अगेंस्ट में स्टेटमेंट दे देता है, वो क्या हो जाएगा, एडमिसिबल होगा और रिलेवेंट होगा. ना पॉइंट 2, एजेंट ऑफ द पार्टीज. एजेंट ऑफ द पार्टीज वी कैन अंडरस्टैंड illustration. Station master. If a station master orders something to do, an act to someone, then here who would be liable? Railway, because station master is an act as an agent of railway. If a act done by ship captain, then ship owner would be liable for that, because ship captain is the agent. Ship captain is the agent. Now third point is statute of the representative characters. क्या है? Statute in representative character. Trustee, administrator, executor. If such personality, position holder, do an act, then they are itself admissible for the act and that is relevant. ठीक है. Now statement of third party. Statement of third party means when I does not belong to you the case and there is no interest, then the said statement by me would be admissible and relevant, because मेरा तो कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, जब मेरा कोई लेना देना ही नहीं है और फिर मैं कुछ चीज़ बता रहा हूँ तो वो कोर्ट में क्या होगा, एडमिसिबल होगा और क्या होगा, रिलेवेंट होगा. सेक्शन 18. नाउ सेक्शन 19 state that when the person whose position is in danger, means position holder, if my position is in danger, then the said statement by me, the act done by me would be admissible and relevant. If someone authorize me to do an act, ठीक है, मैं वो काम करने जा रही हूँ और मैंने सही किया है, ठीक है, और बट किसी तीसरे ने उसमें प्रॉब्लम डाल दिया है और वो ब्लेम मेरे पे लग रहा है, तो वहाँ पे यहाँ पे तो मेरी पोजीशन डेंजर में है ना, बिकॉज आई एम द अथॉरिटी देयर, मैं वहाँ अथॉरिटी हूँ, तो मेरे पोजीशन के ऊपर में सवाल उठ रहा है. तो said statement by me would be admissible and relevant in the court. बस इतना ही है सेक्शन 19 कि जब पोजीशन होल्डर का पोजीशन इन डेंजर में हो तो उसके द्वारा कहा हुआ स्टेटमेंट एडमिसिबल होगा और रिलेवेंट होगा. ठीक है. नाउ मूविंग टू सेक्शन 20. सेक्शन 20 क्या बोलता है, जहां एक पर्सन रेफर करता है थर्ड पर्सन को, तब उस थर्ड पर्सन का स्टेटमेंट एडमिसिबल होगा और रिलेवेंट होगा. वी कैन अंडरस्टैंड इट थ्रू एन इलस्ट्रेशन. जा रही हूँ कार खरीदने गुप्ता जी के पास. ठीक है. गुप्ता जी ने बोला, मैं पूछी गुप्ता जी कार का क्या हालचाल, कार सही सलामत तो है ना आपकी, सही से चलती तो है. तो गुप्ता जी ने बोला, गो एंड आस्क टू शर्मा जी अबाउट माई कार. अब शर्मा जी जो भी बोलेंगे वो स्टेटमेंट रेलेवेंट होगा और एडमिसिबल होगा. ठीक है. अगर शर्मा जी ये बोलते हैं कि नहीं ये कार बहुत खराब है, इनकी कार बहुत बेकार चलती है, बिल्कुल अच्छी नहीं है, या फिर नहीं इनकी कार तो बहुत अच्छी है, इन लोगों ने बहुत संभाल के रखा है कार को, तो जो भी स्टेटमेंट शर्मा जी देंगे वो क्या होगा, एडमिसिबल होगा और रेलेवेंट होगा. बिकॉज यहाँ थर्ड पार्टी रेफर किया, किसने, उन्होंने. रेफर करने के बाद ही थर्ड पार्टी का स्टेटमेंट क्या होगा, एडमिसिबल होगा और रेलेवेंट होगा. नाउ मूविंग टू सेक्शन 21, लास्ट सेक्शन, admission in favor. Generally what we studied in earlier कि admission in favor is not admissible. Admission in favor is not admissible. So if there are certain circumstances, if they are that, then in that case only admission in favor is admissible. When it is against the parties, then it is admissible. And when it is dying declaration, we can understand dying declaration through a
illustration. Likewise, a charge was framed upon me, so and so charges was framed. और मेरी आदत ये है कि मैं एक डायरी मेंटेन करती हूँ. मैं एक शिप की कैप्टन हूँ. फाइन, आई एम अ शिप कैप्टन. मान लो आई एम अ शिप कैप्टन. मैं एक डायरी मेंटेन करती हूँ जिसमें मैं ये लिखती हूँ, रोज के इवेंट में लिखते आती हूँ कि हाँ ऐसा इंसिडेंट हुआ इसलिए मैंने ऐसा ऐसा किया और मेरे पे चार्ज ये लगे हैं कि मैंने शिप का डायरेक्शन चेंज कर दिया बिना परमिशन के. पर रियलिटी ऐसी नहीं है. मतलब मैंने पूरी चीज़ों को लिखा जहाँ पे मैं अपने आप को इनोसेंट बता रहा हूँ और मैं रियल इवेंट लिखता हूँ और मैं उस डायरी को वहाँ रख करके चली गई हूँ, गायब. अगर वो डायरी कोर्ट में प्रेजेंट होती है वो क्या होगी? एडमिसिएबल होगी. और क्या होगी? रिलेवेंट होगी. दो वो डायरी का स्टेटमेंट मेरे फेवर में है क्योंकि आई एम नॉट देयर, माई डायरी इज देयर, देन ऑल्सो दैट इज एडमिसिएबल एंड रिलेवेंट. ठीक है. नाउ मूविंग टू सेक्शन 20 क्लॉज 2 21 क्लॉज सब क्लॉज 2. उसमें ये स्टेटमेंट ये है कि द स्टेट ऑफ माइंड, कंडक्ट ऑफ बॉडी while giving the statement is important. It means मुझे इंजरी हुई है और उस फेज में अगर मैं ये स्टेटमेंट दे रही हूँ कि हाँ मुझे सो एंड सो को ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ, तो वो एडमिशन रेलेवेंट होगा और क्या होगा? एडमिसिएबल होगा कोर्ट में. सो फॉर टुडे ओवर. थैंक यू.